स्वागत है एमएस पॉइंट में। तो आपने देखा होगा कि मैंने आप लोगों को पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को चैप्टर का इंट्रो पढ़ाया था, जिसमें मैंने बताया था चैप्टर का इंट्रो मतलब कि यही बताया था कि किस किस तरीके से हम लोग अपने चैप्टर को शुरुआत करेंगे। लेकिन आज मैं जिस चैप्टर की शुरुआत कर रहा हूं वो चैप्टर है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। ठीक है, बस आप मेरी बात को सुनना ध्यान से। जो भी मैंने आप लोगों को पढ़ा रहा हूं उसको बहुत क्लियर होकर समझोगे ना तो आपको पांचवें चैप्टर की ना अपने आप स्टोरी समझ में आएगी। कहते हैं ना कि किसी भी चीज को समझने से पहले हमें उसकी कहानी पढ़ ली जाए ना तो हमें चीजें क्या लगती है, आसान लगता है। ठीक है ना, तो आज मैं जो शुरू कर रहा हूं उसको बहुत अच्छे से समझना है। चैप्टर नंबर 5 है और चैप्टर नंबर 5 अगर आप अच्छे से समझेंगे ना तो चैप्टर नंबर 6 भी जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, कोई भी बच्चे को किसी भी चीज की दिक्कत होगी वो तुरंत मेरे से पूछना। स्टार्ट करते हैं कि आपको पता है कि भारत एक बहुत खूबसूरत देश, एक ऐसा देश जिसमें अलग अलग संस्कृति, अलग अलग बड़े विद्वान और वीरों की भूमि कहने वाले हमारे भारत, जिसमें देश के लिए उन्होंने कई बलिदान दिए। आज मैं उसी भारत के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। हुआ क्या था कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तो आजाद तो हुआ लेकिन हमारे देश का आजादी के साथ साथ देश का विभाजन भी हुआ। आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना था कि हमें देश की आजादी तो मिली 15 अगस्त 1947 को, मगर 14 अगस्त 1947 को देश का विभाजन कर दिया गया। तो जब देश का विभाजन कर दिया गया तो हमारे सामने बहुत सारी बड़ी बड़ी चुनौतियां थी। चुनौती इस बात की थी कि विभाजन के बाद से हमें क्या करना था, भारत को एकता के सूत्र में बांधना जरूरी था। दूसरी बात क्या था कि भारत को लोकतंत्र के रास्ते पर लेकर चलना था। बड़े बड़े विद्वान, विदेशी विद्वानों का यह कहना था कि भारत में लोकतंत्र कभी सफल नहीं होगा, भारत में लोकतंत्र बिल्कुल भी सफल नहीं होगा। सफल क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप जानते हो सफल इसलिए नहीं होगा, ये उनका कहना था। किसका? जो विदेशी विचारक थे उनका कहना था कि सफल इसलिए नहीं होगा क्योंकि भारत विभिन्नताओं का देश है। विभिन्नता मतलब क्या होता है? तो विभिन्नताओं का मतलब होता है कि भारत में अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग संस्कृति के लोग पाए जाते थे, अलग अलग भाषा के लोग पाए जाते थे। तो कई बड़े बड़े लोगों ने यही कहा कि भारत में लोकतंत्र अरे बिल्कुल नहीं होगा, कितनी भी कोशिश कर ले भारत कभी भी उस रास्ते पर नहीं चलेगा। भारत में गरीबी, अशिक्षाता का बहुत बड़ा विस्तार था, बहुत कम लोग पढ़े लिखे होते थे और इतने ज्यादा अशिक्षित जैसे देश के अंदर अलग अलग विभिन्नताओं के अंदर क्या भारत में लोकतंत्र सफल हो पाएगा? ये बहुत बड़ी समस्या थी। भारत ने इस चुनौती का सामना करते हुए आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद उन्होंने किस तरीके से भारत को लोकतंत्र की राह ले जाने के लिए उन्हें कई चुनौती का सामना करना पड़ा। भारत ने 2 बार लोकसभा का चुनाव करवाया। आप कहोगे सर लोकसभा का चुनाव, तो लोकसभा का चुनाव 5 साल के लिए होते हैं। जब भारत ने 2 बार लोकसभा का चुनाव करवाया गया तो चुनाव करवाने के बाद क्या हुआ था, मतलब यही बोला गया कि भैया जब देश के अंदर लोकसभा का चुनाव करवाया गया तो बच्चों 2 बार जब लोकसभा का चुनाव करवाया गया तो फेल हो गया, असफल हो गया। अब असफल होने का कोई ना कोई तो कारण होगा ना। कारण क्या था? उसका कारण यह था कि भारत में 40 लाख ऐसी महिलाएं थी जिनका मतदाता सूची में नाम नहीं था। 40 लाख ऐसी महिलाएं जिनका मतदाता सूची में नाम नहीं था। अब मतदाता सूची में नाम नहीं था, अला की बेटी, फला की बीवी, इस तरीके से वर्णन किया गया था। मान लीजिए अगर मैं हूं, मैं वोट डालने गया तो मेरा आएगा पंकज मिश्रा, तो जी पंकज मिश्रा मैंने वोट डाल दिया। लेकिन अगर पंकज मिश्रा की वाइफ, सिर्फ नाम लिखा पंकज मिश्रा की वाइफ, अब वाइफ या पंकज मिश्रा की बेटी, तो इस तरीके से क्लियर नहीं हो पाता था, किसी का वोट कोई और डाल देता था। उस समय हमारे यहां के इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन, उन्होंने कहा कि जब इतनी सारी महिलाओं का नाम दर्ज नहीं है तो कहीं ना कहीं उन्होंने क्या किया, उस सारे मतदाता सूची को दोबारा बनाने के लिए आदेश दिया। और जब दोबारा बनाने के लिए जब उन्होंने आदेश दिया तब जाकर के भारत में तीसरी बार, भारत में कितनी बार? तीसरी बार। भारत में तीसरी बार
लोकसभा का चुनाव करवाने का प्रयास किया गया। फिर भी मन में डर था, बिल्कुल होगा डर यार कि मतलब 2 बार हम असफल हो गए चुनाव करवाने में, क्या भारत तीसरी बार लोकसभा चुनाव करवाने में सफल होगा? करवाया गया और लोकसभा का चुनाव प्रयास करवाया गया। अक्टूबर 1951 से लेके और फरवरी 1952 तक चला। भारत ने तीसरी बार लोकसभा चुनाव करवाने का प्रयास किया। अक्टूबर 1951 से लेकर के और फरवरी 1952 तक चुनाव करवाने का प्रयास किया और जाकर के हमारे चुनाव को 5 से 6 महीने लगे चुनाव को करवाने में। चुनाव को करवाने के बाद उसका परिणाम आने में और भारत पहली बार अपने देश के अंदर लोकसभा का चुनाव करवाने में सफल रहा। और जितने आलोचक थे, अरे क्या भारत में लोकतंत्र सफल होगा, मील का पत्थर साबित हुआ और हमारा भारत जो था वो क्या हुआ, पहली बार लोकसभा का चुनाव करवाने में सफल हुआ। किसी को कोई दिक्कत? किसी को भी कोई दिक्कत हो तुरंत पूछ सकते। अब जब पहली बार लोकसभा का चुनाव जब सफल हुआ तो सफल होने के बाद उस समय कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती और पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री चुन लिए गए। अब कांग्रेस पार्टी, आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी जो हमें विरासत से मिली थी। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस पार्टी की स्थापना की। ये वही पार्टी जिसने देश की आजादी में और स्वतंत्रता संग्राम में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और ये वही पार्टी जिसने 1951 से 52 में चल रहे लोकसभा के चुनाव में पहली जीत दर्ज की और पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश का प्रधानमंत्री चुन लिया। फिर क्या था? फिर उसके बाद लोकसभा का चुनाव सफल रहा। पहले लोकसभा का चुनाव, अब बात ही आती है कि सर पहले लोकसभा का चुनाव आपने लिखा 1952, लेकिन चुनाव तो 51 में वो शुरू हुआ था। लेकिन बेटा जी 51 में शुरू तो हुआ था मगर ज्यादातर राज्यों का चुनाव जो था वो 1952 में हुआ था। तब जाकर के ये डिसाइड कर दिया गया कि भैया पहले लोकसभा का चुनाव 1952 में हुआ जिसमें कांग्रेस पार्टी जीती और हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुन लिया गया। कैसी रही? बढ़िया। उसके बाद फिर 5 साल बाद लोकसभा का चुनाव करवाना पड़ा। जब 5 साल बाद लोकसभा का चुनाव करवाएंगे तो कैसे होगा? 52, 53, 54, 55, 56, 57, यानी 1957 में 5 साल बाद दोबारा लोकसभा का चुनाव हुआ। और जब दोबारा लोकसभा का चुनाव हुआ बेटा, तो लोकसभा के चुनाव में फिर क्या? वही परिणाम, फिर कांग्रेस पार्टी जीती। और जब कांग्रेस पार्टी जीती तब जाके पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया। फिर 5 साल बाद फिर कांग्रेस पार्टी, यानी फिर तीसरा लोकसभा का चुनाव 1962 और कांग्रेस पार्टी फिर जीत हासिल करी और फिर नेहरू जी को देश का प्रधानमंत्री चुन लिया। देश का प्रधानमंत्री चुनने के बाद फिर क्या था? 27 मई 1964 को, यानी 27 मई 1964 को नेहरू जी का क्या हुआ? देहांत हो गया। जब नेहरू जी का देहांत हो गया उनका, तो उत्तराधिकार के लिए चुनौती होने लगा। अरे बाप रे बाप, अब कौन संभालेगा? कौन होगा नेहरू जी का उत्तराधिकारी? कोई तो होगा। सारे के सारे लोग अपनी उम्मीद लगा के बैठे थे, शायद मुझे भी चुना जाएगा, शायद मैं बनूंगा उसका उत्तराधिकारी। और देश के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई कि कौन नेहरू जी की जगह लेगा, कौन लेगा नेहरू जी की जगह, क्या कोई है उसका उत्तराधिकारी? हर जगह पे ये आशंका जताई गई, ये अंदेशा लगाया गया कि क्या नेहरू जी के बाद भारत में लोकतंत्र कायम रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन नेहरू जी के बाद जो एक उत्तराधिकारी की समस्या थी, उस समस्या को निपटा दिया गया। यानी जो बड़े बड़े आलोचक कह रहे थे कि नेहरू जी के बाद कोई है जो उसकी जगह ले पाएगा, क्या लोकतंत्र चल पाएगा, या लोकतंत्र नेहरू जी के साथ ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन उन आलोचकों का मुंह बंद किया और तब जाकर के देश के अंदर जब आलोचकों का मुंह बंद हुआ, तब देश के अंदर बड़े आसानी से एक नए प्रधानमंत्री
को चुन लिया गया। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि नेहरू जी के बाद जब नेहरू जी की मृत्यु हुई तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के कामराज जो कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, उन्हीं के कामराज ने क्या किया, बड़े बड़े नेताओं से बात की, भाई क्या करना है बताइए, क्या करना है। बड़े बड़े पार्टी के सांसदों से बात करी, बड़े बड़े नेताओं से बात करी, और किसको चुना जाए, कौन है जो उनकी जगह ले सके, कौन है जो उत्तराधिकार की चुनौती को समाप्त कर सके। और तब जाकर के एक बहुत बड़े व्यक्ति, एक प्रसिद्ध व्यक्ति और एक विशिष्ट व्यक्ति जिनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री जी को निर्विरोध चुन लिया गया। ये एक ऐसे प्रधानमंत्री जो कम समय तक के लिए देश के प्रधानमंत्री के लिए बने। आपको पता है लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बताया जाता है कि जब नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे, नेहरू जी जब देश के प्रधानमंत्री के पद पर थे तो यही लाल बहादुर शास्त्री मंत्रिमंडल के भी सदस्य थे। इनके जीवन में भी एक घटनाएं हुई थी। क्या हुई थी? इनके जीवन में भी एक घटनाएं हुई थी। घटनाएं क्या थी? घटना ये थी कि जब एक बार रेल दुर्घटना हुई, तो रेल दुर्घटना में उन्होंने उस रेल दुर्घटना की जिम्मेवारी खुद स्वीकार किया और रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन आजकल के नेता जब भी कोई कमी होगी खुद ना स्वीकार करके दूसरों पे मरते हैं। अजी मैंने नहीं किया, मैंने बिल्कुल नहीं किया। लेकिन शास्त्री जी जिन्होंने एक इतनी बड़ी घटनाएं हुई और उस घटना में उन्होंने अपने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद जैसे रेल मंत्री के पद से उन्होंने इस्तीफा दिया तो यही हमारे शास्त्री जी के सामने इतना आसान नहीं था कि वो बड़े आराम से देश का शासन चला सके। जब वो प्रधानमंत्री बने तो छोटे से और कम समय के लिए क्या बचा, उनके जीवन में ये नहीं पता था कि कितनी बड़ी चुनौती आएगी। उन्हें दो मुख्य चुनौती का सामना करना पड़ा। पहली चुनौती इनकी थी कि एक खाद्यान्न संकट, फूड क्राइसिस, खाद्यान्न संकट आ गया, और दूसरी थी कि पाकिस्तान के साथ युद्ध भी करना था। शास्त्री जी बड़े हैरान, मैं कैसे इस चुनौती से निपटूं? खाद्य संकट क्यों आया? क्योंकि भारत का युद्ध 1962 में हुआ था, जिस युद्ध के वजह से खाद्य संकट बड़ी तेजी से पैदा हो गया। और उधर पाकिस्तान ने तो सोचा, अरे वाह भाई वाह, जब चाइना मार सकता है, जब चाइना युद्ध जीत सकता है तो मैं क्यों ना युद्ध जीतूं? फिर क्या था, आजा भाई तू ही आजा। और जो चाइना का गुस्सा था वो 1965 में भारत ने उस पे निकाला और पाकिस्तान युद्ध हार गया। और जैसे पाकिस्तान युद्ध हारा तभी उसके बाद, लेकिन इस चुनौती को देख करके शास्त्री जी ने उन्होंने नारा दिया था, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा दिया था उन्होंने। जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और इतना मारा, किसको मारा? पाकिस्तान को। जब युद्ध में पाकिस्तान को जब मारा, युद्ध हारा, और युद्ध हारने के बाद यूएनओ ने कहा कि भैया एक काम करिए, आप दोनों मिलकर अपने संबंध सुधारो। अगर आप संबंध सुधारोगे तो आगे आप ही को फायदा होगा। और दोनों ने यूएनओ के दबाव में आकर के एक ताशकंद समझौता किया। 10 जनवरी 1966 को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान जब उस समझौते में पहुंचे और जैसे उन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर किया, और अगले ही दिन 11 जनवरी 1966 को हमारे शास्त्री जी का अचानक देहांत हो गया। भारत में शोक का माहौल था, और भारत में जब शोक का माहौल था, जब इतना बड़ा विवाद हुआ, इतना कुछ हुआ, और भारत ने कितने बड़े प्रधानमंत्री को खो दिया। लेकिन आसान नहीं था, संघर्ष था। आगे जब नेहरू जी के बाद शास्त्री जी, तो शास्त्री जी के बाद भी तो कोई होगा ना। तब आते हैं शास्त्री जी के बाद जब कांग्रेस पार्टी में सबसे बड़े नेता, उस समय कांग्रेस के सबसे मुख्य नेता गिने जाते थे श्री मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने कहा कि अब मैं
प्रधानमंत्री के पद के लिए खड़ा होऊंगा। और अगला चुनाव कब होना था? 1967 को 1967 का चुनाव होना था। और जैसे ही 1967 का चुनाव होना था, फिर क्या था? मोरारजी देसाई ने जब कहा कि मैं प्रधानमंत्री के लिए खड़ा होऊंगा, तब जाकर के नेहरू जी की पुत्री इंदिरा गांधी जी ने, जो कि उनका भी एक सपना था कि वो देश का शासन चलाएं, दोनों में विवाद हुआ। दे किसको? मोरारजी जी को दिए या इंदिरा जी को दे? समस्या भरी हुई थी। किसको दे भाई? दोनों को एक पार्टी से तो टिकट मिलेगा नहीं, किसी एक को लेना पड़ेगा। और तब जाकर के इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी के बीच में मुकाबला हुआ। और कांग्रेस पार्टी ने, उसी कांग्रेस पार्टी के अंदर जब ये बात छिड़ी, तो वहां पे सिंडिकेट यानी कांग्रेस पार्टी में एक मजबूत नेताओं का एक समूह, सिंडिकेट ने सोचा किसे बनाया जाए? क्या मोरारजी देसाई जी को बनाया जाए या इंदिरा जी को सपोर्ट किया जाए? उन्हें तो सिंडिकेट को एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए था, एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए था जो नीति हमारी हो, और उसी नीति पर वो प्रधानमंत्री कार्य कर सके। सिंडिकेट ने सीधा इंदिरा गांधी का समर्थन किया। कई बड़े बड़े सांसद, कई बड़े बड़े नेताओं ने इंदिरा गांधी का समर्थन किया। और 1967 का चुनाव जो थी वो इंदिरा गांधी, लेकिन इंदिरा गांधी के लिए 1967 का चुनाव जीतना आसान नहीं था। क्यों नहीं था? इसलिए नहीं था क्योंकि इंदिरा गांधी ने 1967 के चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी पहले लोकसभा के चुनाव में केंद्र में जीती, राज्य में जीती, दूसरा लोकसभा का चुनाव केंद्र राज्य में, तीसरा लोकसभा का चुनाव केंद्र राज्य में जीती, ऐसा चुनाव उन्होंने उस तरीके की जीत 1967 में। और 1967 के अंदर उसे कुछ राज्यों में कांग्रेस पार्टी को हार तो मिल गई, मगर जैसे तैसे कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार बनाई और देश के नए प्रधानमंत्री चुनी गई श्रीमती इंदिरा गांधी। इसमें कोई डाउट है किसी बच्चे को? कोई क्वेश्चन किसी का? क्लियर है? अब सिंडिकेट, जो कि मैंने बताया कांग्रेस के भीतर एक मजबूत नेताओं का समूह। अब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बन गई। अब सिंडिकेट कोई भी नीति बनाए, इंदिरा गांधी नीति पे काम करे, क्योंकि उन्हें जो भी इंदिरा गांधी काम करती थी वो सिंडिकेट की सलाह पर काम करती थी। किसकी सलाह पे काम करती थी? सिंपल, सिंडिकेट की सलाह पे काम करती थी। तब इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच में अब धीरे धीरे इंदिरा गांधी ने भैया अपनी नीति बनाना शुरू किया। सिंडिकेट की नीति पे काम नहीं किया और दोनों में क्या हो गया? विवाद हो गया। और जैसे ही विवाद हुआ बच्चा, विवाद तो हो गया, और जैसे ही जब इनका विवाद बढ़ता चला गया, तब जाकर के इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच में विवाद हो गया। इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच में क्या हो गया? विवाद हो गया बच्चा। समय आता है 1969। 1969 के अंदर हमारे देश के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन का देहांत हुआ, और देहांत होने के बाद यही राष्ट्रपति का पद खाली हो गया। राष्ट्रपति का पद तो चुनाव करवाना था, उसको जगह को भरना था, तो उसकी जगह को भरने के लिए क्या हुआ? जब चुनाव की घोषणा की गई तो सिंडिकेट ने लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के स्पीकर एन संजीवा रेड्डी को, यानी नीलम संजीवा रेड्डी को उन्होंने अपना उम्मीदवार चुन लिया। अब ये बात श्रीमती इंदिरा गांधी जी को पता चली। अब वो लोग इंदिरा गांधी को जब पता चली तो ये वही इंदिरा गांधी है जब नीलम संजीवा रेड्डी और इंदिरा गांधी के बीच में राजनीतिक अनबन चल रही थी। इंदिरा गांधी जी को पता चला, अच्छा नीलम संजीवा रेड्डी जी खड़े हुए हैं, और तब जाकर के उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा किया। और वो उम्मीदवार बेटा कौन सा उम्मीदवार? ये वो बीवी थे जब देश के उपराष्ट्रपति थे। एक तरफ जो कि सिंडिकेट के नीलम संजीवा रेड्डी और एक तरफ इंदिरा गांधी के बीवी गिरी। जाकर के सिंडिकेट के जो समर्थक थे निचली गप्पा जी, जो कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि व्हीप जारी किया जाए, जितने बड़े बड़े विधायक हैं, जितने बड़े बड़े सांसद हैं, वो वोट डालिए, जिताइए नीलम संजीवा रेड्डी को, चुनिए देश का राष्ट्रपति। लेकिन इंदिरा गांधी ने
इंदिरा गांधी ने क्या किया? इंदिरा गांधी ने जाकर के सभी नेताओं से बात करी और कहा कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनिए, आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनिए। इसका कहने का मतलब यह था कि आप सभी सांसद और नेताओं को अधिकार है कि आप अपनी इच्छा से किसी भी उम्मीदवार को वोट डाल सकते हैं। वही हुआ, वीवी गिरी का समर्थन मिला और वीवी गिरी जो थे वो देश के राष्ट्रपति चुन लिए गए। और यही नीलम संजीवा रेड्डी जी ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। समझ में आ रहा है? कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। और जब कांग्रेस पार्टी से जब इस्तीफा दे दिया तो अभी तो केवल क्या नाम है, नीलम संजीवा रेड्डी जी ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया। इंदिरा गांधी के सबसे बड़े विरोधी मोरारजी यानी मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी दोनों के बीच में भी विवाद हुआ। बोलोगे सर जी विवाद क्या था? विवाद क्या था? तो विवाद ऐसा था कि इंदिरा गांधी जी प्रिवी पर्स को समाप्त करना चाहती थी। प्रिवी पर्स ये क्या होता है? जानते हो ना प्रिवी पर्स? यानी प्रिवी पर्स, याद करो जब भारत में 565 रजवाड़े थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, और उन्हीं रजवाड़ों को भारत में शामिल करने के लिए पेंशन व्यवस्था दी गई थी। जब 1967 में इंदिरा गांधी ने कहा कि मैं इस प्रिवी पर्स को समाप्त कर दूंगी, मैं सारे प्रिवी पर्स को समाप्त कर दूंगी, इसका मतलब प्रिवी पर्स का मतलब होता है क्या होता है विनाश? प्रिवी पर्स मतलब होता है कि जितने भी जो रजवाड़े थे ना उनके पास उनको जो विशेष अधिकार था कि वो पेंशन, उनको पेंशन दी जाएगी उनके राज्य के हिसाब से, वो तो भारत में शामिल हो जाए। हाँ, यानी राजा महाराजा को जो विशेष प्रकार की सुविधा दी गई थी उसे समाप्त कर दिया जाएगा। यानी इंदिरा गांधी प्रिवी पर्स को समाप्त करना चाहती थी। लेकिन बेटा ये तो पता चल गया ना प्रिवी पर्स क्या है? प्रिवी पर्स होता है जो राजा महाराजा को जो विशेष प्रकार की सुविधाएं मिल रही थी, इंदिरा गांधी जी उसके क्या थी? खिलाफ थी। समाप्त कर दिया जाए। और जब समाप्त करने के बाद बोला गया फिर क्या था बच्चा? फिर जाकर के मोरारजी देसाई जी ने कहा अरे नहीं नहीं, अरे इंदिरा जी आप क्या कर रही हैं? अगर आप प्रिवी पर्स को समाप्त कर देंगी तो राजा महाराजाओं के साथ विश्वासघात के बराबर होगा। ये वही राजा महाराजा हैं जिनसे हम लोगों ने आजादी के टाइम पर उन रजवाड़ों को भारत में शामिल किया था। और नाम आता है महान व्यक्ति, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने इस भारत को इतना खूबसूरत भारत और एक अखंड भारत बनाया। लेकिन इंदिरा गांधी जी प्रिवी पर्स को समाप्त करना चाहती थी। एक तरफ इंदिरा गांधी और एक तरफ मोरारजी देसाई के बीच में विवाद इतना बड़ा कि मोरारजी देसाई ने भी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। और जब कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया फिर क्या था? अब यही सिंडिकेट, यही जो सिंडिकेट थी, इस सिंडिकेट ने भी क्या किया? धीरे धीरे कांग्रेस से अलग हुए और अलग होने के बाद कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई। कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई। तो वही चीज था कि प्रिवी पर्स जो था, यानी इसमें क्या कर दिया गया कि वही मोरारजी देसाई का कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे देना, उधर से सिंडिकेट के बड़े बड़े नेता। अब बात यह आती है कि सर सिंडिकेट में कौन कौन से नेता आते हैं? बाबू सिंडिकेट के अंदर, सिंडिकेट मैंने क्या बताया कि सिंडिकेट वो होता है जो कांग्रेस पार्टी के मजबूत नेताओं का एक समूह है। अब मजबूत समूह है तो उसमें कोई ना कोई बड़े नेता तो होंगे। तो पहले के कामराज, निजलिंगप्पा एंड नीलम संजीवा रेड्डी, यानी नीलम संजीवा रेड्डी, अतुल्य घोष, एस.के. पाटिल, ये 5 ऐसे थे जिसको सिंडिकेट के सबसे मजबूत नेताओं में गिना जाता था और इन्हीं से एक सिंडिकेट नाम दिया गया। फिर क्या था? फिर यही हुआ कि कांग्रेस दो भागों में बट गई, यानी इसी सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को निष्कासित कर दिया कांग्रेस पार्टी से। 1969 में कांग्रेस पार्टी दो भागों में बट गई, यानी कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं 1969 में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई, कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ। कांग्रेस आर में इंदिरा गांधी और कांग्रेस आर में इंदिरा गांधी और कांग्रेस ओ में सिंडिकेट। भले क्यों ना कांग्रेस के बड़े बड़े नेता कांग्रेस ओ में चले गए, इंदिरा गांधी को डर भी था, इस बात का डर था क्योंकि जिसके जरिए वो देश की प्रधानमंत्री बनी, सारे नेता जो थे वो सब कांग्रेस ओ में चले गए। लेकिन उधर इंदिरा गांधी ने जब वीवी गिरी को जब देश का राष्ट्रपति जब बनवाए, जब पता चला कि मेरा इतना समर्थन है, तब जाकर के इंदिरा गांधी ने 1970 के दिसंबर में लोकसभा को भंग कर दिया। क्या कर दिया? अब लोकसभा को तो भंग कर दिया, तो लोकसभा के भंग में क्या हुआ?
हमारे जब प्रधानमंत्री के साथ साथ सभी मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद भी अपने पद से इस्तीफा, और जाकर 1971 में 1971 के फरवरी में चुनाव करवाने की घोषणा की गई। तो ये एक पूरी कहानी थी, यानी देश की आजादी से पहले, देश की आजादी के बाद चुनाव 3 बार, क्या क्या सिचुएशन, उत्तराधिकार के लिए चुनौती, नेहरू जी के बाद शास्त्री जी के बाद इंदिरा गांधी जी के बाद से क्या नाम है विवाद के बाद से कांग्रेस पार्टी का 2 भागों में बढ़ जाना, और 2 भागों में कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ होना, और इंदिरा गांधी जी के द्वारा 1970 में, दिसंबर के 1970 में लोकसभा को भंग करना और एक अगले 5वें लोकसभा के चुनाव की घोषणा कर देना, जो चुनाव फरवरी 1971 में करवाए गए। तो ये मैंने आज आप लोगों को इस वीडियो में 5वें चैप्टर के मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों को बात बताई। ये सारी चीजें तो हम लोगों ने पढ़ी, लेकिन बच्चे इसका बेनिफिट तब मिलेगा जब इस वीडियो को सुनकर, मेरी बातें सुनकर आप एनसीईआरटी को जब पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको एक बहुत बड़ा हिंट मिलेगा और आपको लगेगा कि रियली पंकज सर, मुझे ये चीजें सुन करके ना मेरे को ये चैप्टर्स क्लियर हो गए। दोबारा सुनिए, 1 बार सुनिए, 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, मगर मेरी गारंटी आप लोगों के साथ कि ये जो 2 महीने, यानी जो हमारा 20 मार्च को जो हमारा एग्जाम है पॉलिटिकल साइंस का, साथ आपका मेहनत मेरी और आप मेरे बताए हुए रास्ते पे चलो और अब अपना रिजल्ट उठा के देखिए। ये मुहिम है, इसको लेके चलना है। अगले में हम लोग चैप्टर नंबर 6 को करेंगे और 6 में किस तरीके से इंदिरा गांधी ने 1971 में अपने आप को इस लोकसभा के चुनाव में जीता, कितनी समस्या आई, आपातकाल, ये सारी घटनाएं हम लोग अगले वीडियो में बताएंगे। तो प्लीज अच्छे से पढ़िए, बोर्ड का एग्जाम है, साथ और मिलकर मेहनत करेंगे। अगर किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत है तो प्लीज मुझे कमेंट कर सकता है, मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। बाकी आपको अगली क्लास में